तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें कि संधि का टॉपिक है। आज के वीडियो में हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? संधि, हिंदी संधि। हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संधि देख लेते हैं। संधि सम और धी के योग से बना है। किसके योग से बना है संधि? सम प्लस धी के योग से बना है। ठीक है, और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है पूर्णतया, पूर्णतया। और धी का मतलब होता है मिलना। ठीक है, सम का मतलब होता है पूर्णतया, धी का मतलब होता है मिलना। दोनों का मतलब हो गया, अर्थ क्या हो गया? पूर्णतया मिलना, पूर्ण रूप से मिलना। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, और ये हो गया। अगर अर्थ, संधि का अर्थ देखेंगे तो संधि का अर्थ हो जाएगा मिलना। संधि का मतलब होता है मिलना। जैसे किसी से संधि, इतिहास आदमी आप लोग पढ़े होंगे, संधि जब राजा संधि करते थे, संधि का मतलब मिलना। संधि का मतलब होता है मिलना। लेकिन हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें भी मिलना ही होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं संधि को। संधि की परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। संधि कहते हैं किसे हैं? तो संधि कहते हैं दो समीपवर्ती, समीपवर्ती दिख रहा है कि नहीं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। किसे संधि कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जैसे, जैसे देख लीजिए, जैसे स्व, धन, अर्थी। यहां देखिए स्व, स्व में व में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। कोई भी वर्ण हो उसमें अ मिला रहता है। जब जहां पर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें अ उसमें रहता है। ठीक है, स्व, व में है। ठीक, और यहाँ पर अ है। अ और अ से आ बन जाता है। ठीक है, अ और अ से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। यहाँ पर देखिए दो समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब नजदीक, समीप जो होते हैं। तो समीप क्या है? वह समीप है, और और व में अ है और यहाँ अ है ही, तो अ और अ से बन गया आ। तो दो समीपवर्ती वर्ण ए हो गए, अ और अ। मेल से, मिलने से, कहने का मतलब मिलने से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार क्या क्या हुआ? आ हो गया। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब मिलेंगे तो परिवर्तन होगा और एक वर्ण दूसरा बन जाएगा। इसी को कहा जाता है संधि। तो संधि समझ गए होंगे। अब संधि के प्रकार देख लेते हैं सबसे पहले। तो अभी तो ये शुरुआत है, संधि के प्रकार देख लेते हैं। मिटाना पड़ेगा इसको अब। संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, देख लीजिए। स्वर संधि है पहला, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।
ये 3 संधियां होती हैं मूल रूप से। और फिर जो ये स्वर संधि है इसको तो 5 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो वो सबसे पहले देख लीजिए स्वर संधि कहते किसे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले स्वर संधि को ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी स्वर संधि की, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से या स्वरों के मेल से भी लिख सकते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से। जब 2 स्वर मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है तब हो जाता है हमारा स्वर संधि। ठीक है। तो स्वर संधि के भी भेद हम लोग देख लेते हैं। स्वर संधि के भी भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। तो कौन कौन से देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि लिखिए चाहे दीर्घ संधि लिखिए, मतलब एक ही है। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। यहाँ स्वर संधि लिख लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है। इसके बाद पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा आपका इयण स्वर संधि। इयण स्वर संधि। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। चलिए, चौथा इयण स्वर संधि है। 5वां है अयादि स्वर संधि। सुन लीजिए, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, लिख सकते हैं। ठीक है। अयादि स्वर संधि 5वां है। तो ये सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को देखने वाले हैं। तो वो नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो बाद में देखना है अभी। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को हम लोग देखेंगे। स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को ही पढ़ते हैं। तो चलिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम देख लीजिए क्या होता है। इसमें 2 समान स्वर सजाती स्वर मिलते हैं और दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा बन जाती है, 2 मात्रा बन जाती है। ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है न समझ में आए, लेकिन आगे ह्रस्व और दीर्घ को भी हम लोग देख लेंगे। जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि वर्ण विचार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। तो वर्ण विचार में वो सब विस्तार पूर्वक देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि को हम लोग देख रहे हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में होता है अ, ई, उ के बाद अ, ई, उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा अ, ई, उ हो जाता है। ठीक है। अ, ई, उ। तो देखिए यहाँ पे जो अ, ई, उ आएगा, चाहे बड़ा अ, ई, उ हो आए चाहे छोटा, कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, पहले हम अ को लेते हैं। ठीक है। अ को लेते हैं, पहला नियम देख लेते हैं। तो जैसे अ के बाद अ आता है तो आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अगर अ के बाद आ आता है तब पर भी आ हो जाता है।
अगर आ के बाद अ आए तब पर भी आ हो जाता है। अगर दोनों आ जाए तब पर भी आ ही होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। कैसे होगा, अब उदाहरण देखते हैं हम लोग कोई। ठीक है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिख रहा है, हाँ, जैसे राम धन अनुज। तो कैसे जानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है? देखिए, मिलने के बाद दीर्घ हो जाएंगे। तो राम, म में अ है कि नहीं है? अ है। ठीक है, और यहाँ पर भी अ है। अ और अ मिल करके आ बन जाएंगे। तो अ और अ जब मिल रहे हैं तो आ बन जाएंगे ना, आ बन जाएंगे। तो आ की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे बीच में। राम म था तो आ की मात्रा आ कर देंगे, रामा नुज। क्या हो गया? रामानुज। ठीक है, और कोई उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिव्य, छोड़िए इसको, दूसरा देखते हैं। तथा, तथा धन अपि। दिख रहा है कि नहीं? चमक रहा है यहाँ पे। तो नीचे नीचे देख लेते हैं, इसको मिटा करके देख लेते हैं। जैसे तथा धन अपि, इसमें भी वही है, तथा आ। इसमें तथा था का मतलब आ की मात्रा है, प्लस अपि। अप में अ है यहाँ पे। आ और आ और मिल करके आ ही बनता है, आ ही बनता है ना। तो तथा अपि, तो आ की मात्रा लगा देंगे। तथा, ये आ की मात्रा पहले से ही है तो यही रहेगा, तथा, तथापि। ये वाला ये जुड़ गया है इसमें। ठीक है, इसमें जुड़ गया है, तथापि हो गया। कैसे जुड़ गया, अगर ये जानना चाहते हैं तो अभी देख लेते हैं। जैसे तथा, त, इसमें थ प्लस आ से था बनाए ना, हो गया इतना, इतना हो गया। फिर पी। ठीक है, जोड़िए इसको। यहाँ पर त हो गया, यहाँ पर थ, थ में आ जोड़ेंगे, था हो जाएगा। और फिर इसमें जोड़ेंगे, था में आ और आ वही आ ही रहेगा, और पी यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके आगे उदाहरण देख लेते हैं। और जैसे रवि धन इंद्र, ये तो का उदाहरण हो गया, पहला नियम हो गया। ई का देखते हैं, इसके बाद ऊ का देखेंगे। ठीक है, अ ई उ तीन ही होता है हिंदी में। दीर्घ स्वर संधि में अ ई उ होता है तीन। और संस्कृत में देखेंगे तो एक और आ जाता है, री भी उसमें रहता है, लेकिन हिंदी में री नहीं है। ठीक है, री तो हिंदी में है, छोटी री पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी री हिंदी में नहीं है, नहीं पढ़ा जाता है। तो संस्कृत में उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं क्योंकि हिंदी संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अगर ई के बाद ई आए, कहने का मतलब दोनों छोटी ई रहे तब बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और दोनों बड़ी ई अगर है तब पर भी बड़ी ई। नियम सेम है। उदाहरण देखते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो यहाँ पर वी यानी छोटी ई है कि नहीं है? और यहाँ पर भी छोटी ई और ई, छोटी ई से बड़ी ई हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। रवि, रवि है यहाँ पर तो बड़ी रवि कर देंगे, रविंद्र, रविंद्र। ठीक है, यहाँ बिंदी चाहे आप दें चाहे आधा न लिखें, दोनों सही माना जाता है।
लेकिन अगर दोनों में पूछेंगे तो बिंदी चंद्र ये जो अनुसार वाला ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन दोनों लिख सकते हैं आप, चाहे जो लिखें, चाहे ऊपर बिंदी लगा दें चाहे आधा न लिखें, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया रविंद्र। इसके बाद उदाहरण दूसरा देखते हैं, जैसे इसी का उदाहरण दूसरा देखें जैसे कपि कपिधन ईस। तो यहाँ पर P यानी छोटी ई प्लस बड़ी ई यहाँ पर है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही होगी। कहने का मतलब मिलने के बाद हरदम बड़ा ही बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में यही ध्यान रखना है, बड़ा ही बनता है। ठीक है, तो कपिधन ईस, तो कपीस, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगा दिए। ठीक है, तो दीर्घ संधि में यही ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं नियम, ऊ अगर आए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दोनों बड़ा ऊ अगर है तब पर भी हो जाएगा बड़ा ऊ। इतना हो गया। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्या, भानु धन उदय, भानु धन उदय। तो यहाँ ऊ, भानु नु यानी ऊ की मात्रा छोटा ऊ है प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो भानु प्लस उदय बराबर हो जाएगा, भानु था तो छोटा नू था तो बड़ा नू हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। और दूसरा उदाहरण कोई देखते हैं, जैसे वधु उत्सव। क्या हो जाएगा, वधु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ो मिटा दे रहे हैं इसको। वधु धन उत्सव। तो यहाँ बड़ा ऊ है प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। ठीक है, बड़ा ऊ होता है, हरदम बड़ा ही बनता है, चाहे अ आए, दोनों अ या आ आए, चाहे ई आए, कोई भी ई रहे, मिलने के बाद हरदम बड़ा ही बनेगा, बड़ी ई। चाहे ऊ आए, बड़ा ऊ बनेगा। इसको इतना ध्यान रखना है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही होता है क्या, दो मात्रा यानी बड़ा वर्ण। ठीक है, तो वधु धन उत्सव बराबर हो जाएगा वधूत्सव। वधूत्सव क्या हो जाएगा, वधूत्सव। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक।